राजीव रंजन जी, 2022 तक आप भी एनडीए का हिस्सा थे, आपके भी 16 सांसद सदन में बैठते थे, संसद में बैठते थे। अभी तक ललन सिंह को नहीं लगा था कि भाई सरकार विपक्ष में भय पैदा करना चाहती है, आवाज दबाना चाहती है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो आंकड़े में दे रही हूं वो तो पिछले 10 साल के दे रही हूं। तो 10 सालों में सस्पेंशन 7 गुना राज्यसभा में बढ़ा, 3 गुना लोकसभा में बढ़ा, 170% हो गया बढ़कर। लेकिन अब से पहले आप भी शिकायत नहीं कर रहे थे। गरिमा जी, देखिए, अलायंसेस बदल सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कई सवालों पर एनडीए के अंदर रह करके भी उनके फैसलों से असहमत पूर्व में भी होती रही है। और ये एक लंबी फहरिस्त है जहां वैचारिक मतभेद हमारा अनेक मुद्दों पर उनके साथ रहा और उन सवालों पर हमने अपनी अलग राय बार बार रखने का काम किया। अब जो कुछ सामने है, मैं देखिए विषय पर आना चाहता हूं, इसलिए कि ये एक ऐसी तारीख है, 22 साल पहले देश के लिए ये एक काला दिन था और हमने 9 लोगों की कुर्बानी दी है। 9 शहादतें उस तारीख को दर्ज हैं। जब आप किसी भी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आप कोई फैसले करते हैं तो निसंदेह इन तारीखों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था। और 2 चीजें हैं। पहली बात, अगर हम प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर सुनना चाहेंगे तो आप लोगों को एक सस्पेंड करना शुरू कर देंगे। अगर हम संसद में उनकी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की चूक के लिए गृह मंत्री को अगर हम सुनना चाहेंगे तो फिर आप ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति करेंगे। मुझे लगता है ये अराजकता राजनाथ सिंह ने विपक्ष के लिए शब्द का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं ये अराजक व्यवहार ये ट्रेजरी बेंच का है। ये उनके पूरे प्रबंधन के अंदर जो मेजॉरिटी का जो चौधराहट है और सब कुछ समेट लेने की जो जल्दबाजी है, ये उसका नतीजा दिखता है कि आप कभी भी आप ऐसा वातावरण नहीं चाहते हैं जहां लोगों की कुछ बात सुनिए, लोग आपकी बात सुने। और कई प्रश्नों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद के सत्रों का बेहतर इस्तेमाल हो, जनता की गाढ़ी कमाई से संचालित होने वाले इस सत्रों को बार बार आपके टकराव और आपके उकसावे की वजह से अगर ये समय नष्ट होता है तो ये देश के लिए नुकसानदेह है। लेकिन राजीव रंजन, एक सवाल फिर ये भी है कि जब आप मणिपुर के मसले पर, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान की उम्मीद करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करते हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। देखिए, सवाल है प्रधानमंत्री जी ने क्या संबोधन किया। अगर आर्काइव में आप जाएं और मैं उसके उन मिनटों का एक बार फिर से आपको स्मरण करा देना चाहूंगा कि कितने मिनट तक उन्होंने विपक्ष को केवल कोसने का काम किया और अपनी उपलब्धियां गिनाई। मणिपुर को लेकर के कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं था जिसमें उनका पश्चाताप दिख रहा हो। राज्य सरकार की नाकामियों को उन्होंने स्वीकार किया हो। उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कि वहां इसके लिए जवाबदेह जिन लोगों को वो मानते हैं उनका नाम वो संसद में लेते, वहां की सरकार की बर्खास्तगी का फैसला देश के सामने में लाते। मुझे लगता है उनका पूरा का पूरा भाषण भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का था, देश के प्रधानमंत्री का नहीं था। और मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लोग सुनने के लिए वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बीजेपी के नेता जो सब चीज को ढकने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे भाषण तो उनके लगातार टीवी चैनल्स पर चलते ही रहते हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया राजीव रंजन, मेजॉरिटी की चौधराहट। 24 घंटे में आपने मेजॉरिटी की चौधराहट शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। राजीव जेटली आप कह रहे हैं कि भाई आप सदन में महत्वपूर्ण बिल पास कर रहे हैं। उससे भी नहीं, मैं उससे तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कनेक्ट है लोगों के साथ, तो ये जो जनादेश है ना, ये दुधारी तलवार है। इस देश में भी प्रचंड जनादेश कई राजनेताओं को मिले और दुनिया में कुछ लोगों को बहुत ही बड़े जनादेश मिले और आज उनका नाम लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानना होगा। दुनिया में अनेक मुल्कों के जो बाद का जो
स्वरूप है, उसमें जो लोग उन देशों में बहुमत के नाम पर अपना सब कुछ थोपने की कोशिश करते थे, ठीक है। उन्हें उस देश की जनता भी आज याद करने के लिए तैयार है। राजीव जेटली, क्या वाकई तो ये मेजॉरिटी की चौधराहट इसलिए है इसके लिए क्योंकि महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर देते हैं आप? सदन में प्रस्ताव आया, सस्पेंशन हो गया, कैशवर निष्कासन हुआ है, रद्द हो गई है उनकी संसद सदस्यता, माफ कीजिए, लेकिन कैशवर क्वेरी केस में मनी ट्रांजैक्शन का ट्रेल नहीं है आपके पास, और आपने अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रॉब सौंपी नहीं, जांच नहीं सौंपी अभी। पहले तो मैं इस बात के पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं। राजीव रंजन जी ने कहा कि इतिहास में जाकर के देखिए, जिन लोगों को बहुमत मिला वो आज नहीं है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करना बंद कर दें, क्योंकि इतिहास में क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। देखिए, हर चीज का परिवर्तन आता है, परिवर्तन उम्रों का भी आता है, परिवर्तन हर चीज में आता है, परिवर्तन सत्ता में भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के साथ अपना कनेक्ट बनाना छोड़ दे। और दूसरी बात, जो आपने प्रश्न उठाया था, मैं उसी प्रश्न पे दोबारा जाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करते हैं, होम मिनिस्टर जब बोलना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम पर ही हल्ला क्यों करते हैं। मुझे वो बंटी और बबली मूवी जोन सी है वो याद आ गई, जिसके अंदर बार बार ये कहा जाता था कि हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है ये बताइए, मांगे नहीं पता, लेकिन मांगे पूरी करो। बार बार हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने जब भी इनकी बातों का जवाब देने की कोशिश करी, गृह मंत्री जी ने जब भी बातों का जवाब देने की कोशिश करी, उसी वक्त में इन्होंने सदन क्यों छोड़ा। उसी वक्त में सदन छोड़ने का मतलब ये था जो सबसे पहले मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि जवाब मैं उसी पे आ रहा हूं। विपक्ष के भी अपने अधिकार है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि महुआ मोइत्रा के मामले में कैश फॉर क्वेरी का मनी ट्रांजैक्शन नहीं मिला, मनी ट्रेल नहीं मिला, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तब तक प्रॉब सौंपी नहीं गई, जांच नहीं सौंपी गई, उसके बावजूद रद्द हो गई उनकी संसद सदस्यता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये मेजॉरिटी की चौधराहट दिखती है क्या इसमें? देखिए, मैं तो आपको कहता हूं कि हमारे पास नहीं, ये डिबेट पे डिसाइड नहीं होने वाला कि कौन कौन से तथ्य मिले हैं, कौन कौन से सबूत मिले हैं, और जिनको उन सबूतों के ऊपर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो उनके लिए न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जा सकते हैं वहां पर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हम जब भी बात न्यायालय की करते हैं, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं उसको चुनौती दी जा सकती है, और लेकिन आप ये देखिए ना, जब भी चुनौती दी है न्यायालय में जाकर भी तो मुंह की खानी पड़ी है। हम ही पे तो इल्जाम लगाया गया था राफेल का। राघव चड्ढा के मामले में क्या हुआ? राहुल गांधी जी को ला करके माफी मांगनी पड़ी। राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही ये स्टेटमेंट है कि विपक्ष के सांसदों की आवाज को अनिश्चित काल तक नहीं दबा सकते, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये ऐसी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नैतिकता यही कहती है, हाँ बिल्कुल, नैतिकता यही कहती है कि आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। आप प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जवाब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जवाब देश की जनता सुनना चाहती है। अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो जवाब सुनने का भी अधिकार आपके पास होना चाहिए। आपने केवल प्रश्न उठा करके, जिसे कहते हैं ना थूको और भागो, अगर आपने स्पिट एंड रन की पॉलिसी अपनाई तो आप सोचिए देश की जनता नासमझ नहीं है। तो ये विपक्ष बार इसी बात का नतीजा है 2022 जो को आप कहीं ना कहीं वोटों में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो तेल की बढ़ी हुई कीमत पर चर्चा करना चाहते हैं, हंगामा कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए। एक साथ 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, वो देश का मुद्दा नहीं था। ये पहले भी हुआ गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, ये पहले भी हुआ। जिस दिन राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की ईडी की इंक्वायरी खुली, उसी वक्त पे इन्हें पेट्रोल और डीजल पूछना था, क्योंकि हम जवाब दे रहे थे कि कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, ये जनता की आवाज नहीं उठाते हैं, ये अपने नेताओं के भ्रष्टाचार के जो प्रश्न होते हैं उसके सवाल होते हैं, राजीव जेटली, हालांकि चर्चा डिरेल हो जाएगी मुद्दे पर, उस पर भी आना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसी समय असीम दास नाम का एक आदमी पकड़ा जाता है जो कहता है मैंने 506 करोड़ या 504 करोड़ पहुंचाए, और बाद में वही पीएमएलए कोर्ट में मुकर जाता है कि मैंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना पैसा नहीं पहुंचाया। फिर उस तक बात जाएगी।